बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारी जो पहला लेक्चर है एंटोमोलॉजी का, और ये कोर्स है जी एंटोमोलॉजी ENT 505 इंसेक्ट इकोलॉजी एंड बिहेवियर। तो इसका जो थोड़ी सी डिवीजन बता दूं इस कोर्स की जी, तो इस कोर्स के अंदर हमने इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़नी है और इंसेक्ट बिहेवियर पढ़नी है। और मिड के अंदर जो है हम मिड जो टर्म का कोर्स होगा उसके अंदर हम इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ेंगे और फाइनल के कोर्स के अंदर हम इंसेक्ट बिहेवियर पढ़ेंगे। तो आज हम जो इंसेक्ट इकोलॉजी से शुरू करते हैं जी। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है? तो इंसेक्ट इकोलॉजी जो है वो स्टडी है, किसकी स्टडी है जी? इंसेक्ट इकोलॉजी स्टडी है जो कह लें कि उसकी इंसेक्ट के दरमियान जो इंट्रैक्शन पाई जाती है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो भी रिलेशनशिप पाए, जिस तरह की भी इंट्रैक्शन पाई जाती है उसको हम सिंपली इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी सिंपल, अभी इंसेक्ट इकोलॉजी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो सिंपली जो है ये रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, इस तरह की स्टडी है। ये देखें एक और डेफिनेशन है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, जो कि यानी कि आपस में क्या इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एक तो आपस में इंटरेक्शन होता है एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के साथ। जैसे देखें एक प्रीडेटर जो है एक प्रे को खा जाता है, एक पैरासाइट एक होस्ट पे इफेक्ट करता है, तो ये इनका आपस में इंटरेक्शन है। अब यही इंटरेक्शन इनका एनवायरनमेंट के साथ क्या है कि जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप देखेंगे ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर। तो स्पेशली जो है हम इसमें स्टडी करते हैं ये एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर। कि ये देखें ना ऑटोट्रॉफ, जब प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर खुराक पैदा करते हैं, फिर उनसे एनर्जी जो है मोस्टली थोड़ी सी एनर्जी जो है वो ऊपर जाती है ऑटोट्रॉफ में, ऑटोट्रॉफ से ऊपर ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर में। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो मूव करती है। तो ये सिंपली इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि आपस में भी रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशनशिप। अब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं, अगर हम इंसानों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे ह्यूमन इकोलॉजी कहेंगे कि इंसानों के आपस में क्या इंटरेक्शन है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, और उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या एसोसिएशन है। इसके अलावा जो है दूसरा जो है हमारा चीज़ जो है वो हमने ये देखनी है कि जो इंसेक्ट इकोलॉजी डेफिनेटली, फिर जो इंसेक्ट का आपस में इंटरेक्शन एक इंसेक्ट का दूसरे इंसेक्ट के साथ और फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंसेक्ट इकोलॉजी। वो आगे चल के हम डिफाइन करते हैं। तो इकोलॉजी एक्चुअली जो है दो लफ्ज़ों से, दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। इकोज 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 मीन हाउस या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लें। ठीक है, और लोजिया मीन स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ हाउस। ठीक है, तो सिंपली कह लें कि एक एनवायरनमेंट की, एक हाउस की स्टडी जो है जिसके अंदर हम रहते हैं, इंसान रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो ये ग्रीक से ओरिजिनेट हुआ। और इस के कह लें कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जो, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर से मुराद जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, चाहे वो इंसान है, प्लांट है, दरख्त हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक फैक्टर। ये बायोटिक फैक्टर जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें टेम्परेचर है, सॉइल है, लाइट है, मॉइस्चर है, एयर करंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, प्रेशर है, ये सारे क्या है? ये बायोटिक फैक्टर हैं जो कि हमारी लाइफ को, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है स्टडी आप, जो ये मैंने आपको बता दिया कि जो नॉन लिविंग, अभी मैंने पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हैं, ये जो हैं, और ये वो कंपोनेंट हैं जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को, चाहे वो आपस में इंटरेक्शन हो या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो, ये वाले कंपोनेंट जो हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो या ए बायोटिक कंपोनेंट, तो ये इंसेक्ट की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जैसे आप देखें सर्दियाँ आती हैं तो आप घरों में अंदरों में घुस घुस जाते हैं, ठीक है, धूप से बचते हैं। और जब जो है गर्मी आती है
तो आप एसी चलाते हैं, माहौल अपना जो है अपना सराउंडिंग को कूल करने की कोशिश करते हैं, हीट से बचते हैं। तो ये जो है इस तरीके से जो है आपकी इंटरेक्शन जो है पाई जाती है। इसी तरीके से जो है पानी के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, लाइट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, विंड के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बगैर क्या जिंदा रह सकते हैं। तो इसी तरीके से हर इम्पोर्टेंट के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है बड़े जरूरी है। इसी तरीके से जो है लिविंग कंपोनेंट, तो लिविंग कंपोनेंट्स भी क्या लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक, चाहे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। आप देखें क्या आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के बगैर क्या इस दुनिया के ऊपर रह सकते हैं, दूसरे एनिमल्स के बगैर, प्लांट्स के बगैर जिंदा, क्योंकि हम बड़े सारी चीजें, बड़े सारे बेनिफिट्स उनसे लेते हैं। इसी तरीके से इंसेक्ट के केस में हम बात करेंगे तो इंसेक्ट का केस भी वही केस जो है। आगे बात कर लें जी अर्नेस्ट हैकल, जो सबसे पहले इकोलॉजी की टर्म जो है 1866 के अंदर ये जर्मन जूलॉजिस्ट था और जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इसने ये टर्म जो है वो ओरिजिनेट की। इसके बाद ये है जो है डेनिश बॉटनिस्ट था यूजीनियस वार्मिंग, इसने जो आइडिया ऑफ इकोलॉजी था इसको मजीद एक्सप्लेन किया। इस तरीके से इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वो हम जब हिस्ट्री की बात करें तो उसमें बेशुमार साइंटिस्ट आगे कर सकते हैं। किसी ने हैबिटेट का कंसेप्ट दिया, किसी ने इकोसिस्टम का कंसेप्ट दिया, किसी ने फूड चेन का कंसेप्ट दिया, इसी तरीके से किसी ने निच का कंसेप्ट दिया। इस तरीके बड़े सारे हिस्ट्री के अंदर जो हैं साइंटिस्ट जो हैं या इकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया। तो ये इकोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है। हम जब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें से एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्मॉलर लेवल के ऊपर, कि जैसे एटम है, एटम से मालिक्यूल, मालिक्यूल से आपको पता है कि फिर आगे सेल बनता है, सेल से आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे जो है ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये एक स्मॉलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। मगर जो हम इसकी जो बड़े लेवल पे, लार्जर लेवल पे या ब्रॉडर लेवल के ऊपर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इस इकोलॉजी का बेसिक यूनिट है, यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी है। अब जो है एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म आपस में मिल के एक बनाते हैं पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन जैसे इंसान है, एक ही तरह के इंसान इकट्ठे हों तो उसको हम कहेंगे एक पॉपुलेशन। अब क्या है कम्युनिटी, अब डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन, जैसे इंसानों की, दरख्तों की, पौधों की, जानवरों की, गाय की, भैंस की, आपस में डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट करें तो उनको हम क्या कहेंगे कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी में अगर ए बायोटिक कंपोनेंट भी ऐड कर लें, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, विंड, ये सारी चीजें ऐड कर लें तो उसको हम कम्युनिटी प्लस ए बायोटिक टेम्परेचर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मुख्तलिफ किस्मों के। ठीक है, और उसके अंदर जो है आप ए बायोटिक कंपोनेंट भी शामिल कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो है मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं और ये सारे इकोसिस्टम मिल के पूरे अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो एक बायोस्फीयर बनाते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, उनको हम क्या कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्सप्लेन की हुई है। ये सबसे पहला जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनिज्म है। तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर सिंगल सेल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर, जिस तरह इंसान है जिसमें एक इंसान के अंदर लाखों सेल हैं तो इससे बना हो सकते हैं। तो ये इसका एक कह लें कि इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की बात करें जैसे ये फिश दिखाई गई है या बियर है, ये एक है। अब अगर एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाएं, काफी सारे हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है कि जो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज लिविंग in the same place at the same time that interbreed और compete with each other for resources। जैसे ये देखें बियर, ये एक पॉपुलेशन है, ये देखें ये ईल्स हैं या फिश हैं व्हाटसएवर, तो ये एक तरह की पॉपुलेशन है। अब अगर हम इनको इकट्ठा कर लें, एक ही जगह पे डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हो, इकट्ठी रह रही हो, जैसे ये देखें ये वाटर है, इसमें ये देखें ये फिश एक पॉपुलेशन है, फिश की एक डेफिनेटली बेशुमार फिश होंगी इसके अंदर।
इस तरीके से ये जो जंगल है या ये जो कह लें कि अलास्का का जो जगह है जहाँ पे बियर पाए जाते हैं, तो कई सारे बियर होंगे सराउंडिंग में या इस कम्युनिटी के अंदर। तो ये इन सब को इस तरीके से और कई सारे ऑर्गेनिज्म भी होंगे, कई सारे इंसेक्ट भी होंगे इसी कम्युनिटी के अंदर। तो इस सारी कम्युनिटी में मगर अभी हम सिर्फ कम्युनिटी उस वक्त कहेंगे जब हम ए बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अगर इसमें साथ ऐड कर लें वो ए बायोटिक कंपोनेंट में, जैसे ये देखें वाटर है, पानी है, ये प्लांट्स हैं और हवा है, ये सारी चीज़ें भी ए बायोटिक कंपोनेंट भी शामिल कर लें कम्युनिटी। और ए बायोटिक फैक्टर जो कि उस कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। ये हम पहले बात कर चुके हैं। और जो लाइफ सपोर्टिंग पोर्शन है ज़मीन के ऊपर, जितने भी लाइफ के ऊपर ये जितने भी कंटिनेंट्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर लाइफ पाई जाती है, और उसके साथ ए बायोटिक फैक्टर भी पाए जाते हैं, और वो ए बायोटिक फैक्टर ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं, चाहे ह्यूमन लाइफ हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हो, उसको इफेक्ट करते हैं। या देखें जो जहाँ पे साल्टी वाटर पाया जैसे ओशियन है, वहाँ पे और तरह की पॉपुलेशन, वहाँ पे और तरह की कम्युनिटी पाई जाती है। जहाँ पे फ्रेश वाटर है वहाँ पे और तरह की कम्युनिटी है। जहाँ पे खुश्की है वहाँ पे और तरह की कम्युनिटी मिलेंगी। जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे आपको और तरह की कम्युनिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो ये सारों का मजमूए को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। सारे मजमूए को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। अब क्या है कि इकोलॉजिकल ये दो टर्म्स हैं, ये अगले नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन की हुई है। एक है निच और एक है हैबिटेट। ये इकोलॉजी के अंदर बात करते हैं। एक होता है निच और एक होता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, वो प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, आपका घर है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका हैबिटेट है जिसके अंदर रहते हैं। और ये आपका क्या है, इसको हम सादा लफ्जों में एड्रेस भी कहते हैं। आपका एड्रेस क्या होगा, आपका घर ही एड्रेस होगा ना। और निच क्या है, निच है द रोल अ स्पीशी प्ले इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो काम कर रहा है या एक स्पीशी जो काम कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका निच कहते हैं। ठीक है, निच को हम सादा लफ्जों में उसकी जॉब, प्रोफेशन कह सकते हैं, काम। ठीक है ना, एक देखें यूनिवर्सिटी है हमारा जैसे सब कैंपस है, इसमें हर बंदा एक स्पेशल काम कर रहा है, वो काम कोई दुआ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे जो है प्रिंसिपल है, आप देखें एक ही प्रिंसिपल होगा। इन केस अगर एक निच में एक से ज्यादा स्पीशी हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। दो प्रिंसिपल हो जाए तो क्या होगा, कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और आपस में वो जो ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा डोमिनेट होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, जो लेस डोमिनेट है वो भाग जाएगा। ये काम होता है, निच है प्रोफेशन, जॉब। और ये एक तरह की जॉब किसी भी क्लाइमेट के अंदर, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ये नहीं कर सकता। दूसरी स्पीशी जो है, आप देखें जो एक मेंटेड काम कर रहा है, मेंटेड जो जॉब कर रहा है, वो डेफिनेटली जो है एंड्स वो काम नहीं करते। तो हर एक स्पीशी की एक स्पेशल निच है। निच मीन एक जॉब है, एक रोल है जो वो प्ले कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये मैंने पहले आपको बता दिया इकोलॉजी के टर्म्स को किसने जो पॉइंट किया या जिसने फर्स्ट टाइम दी, ये अर्नेस्ट हैक्सल था। इसके बाद जो है इंसेक्ट इकोलॉजी, पहले हमने बात की सिंपल इकोलॉजी के इकोलॉजी क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंसेक्ट का आपस में क्या इंटरेक्शन है, और जैसे और उसका फिर एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन। जैसे जो है ये इसने लिखा साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंसेक्ट इंडिविजुअली, अकेले तौर पे इकट्ठे, और इंडिविजुअल अकेले अकेले, और एज ए कम्युनिटी इंटरेक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, कि वो अपने इकोसिस्टम के साथ, इकोसिस्टम में दूसरे जो इंसेक्ट होंगे उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जिसमें ए बायोटिक कंपोनेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इंसेक्ट हैं वो इकोलॉजी जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट जो वर्ल्ड इकोलॉजी है उसके अंदर बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, दुनिया के ऊपर जो सबसे बड़ी क्रिएचर है, सबसे मोस्ट न्यूमरस क्रिएचर है, वो इंसेक्ट्स हैं। और इंसेक्ट बड़े सारे रोल करते हैं, बड़े सारे काम करते हैं। कहीं तो इंसेक्ट फायदेमंद है, कहीं इंसेक्ट नुकसानदेह हैं, कहीं जो है पॉलिनेटर हैं, कहीं डीकम्पोजर हैं, कहीं जो है वो फीडिंग खुराक में काम आते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म की खुराक का काम आते हैं, कहीं खूबसूरती का काम देते हैं। तो उसके बड़े सारे रोल हैं। तो इसका इसलिए जो है वर्ल्ड की इकोलॉजी के अंदर जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है।
वो रोल कैसे है, आप कह लें कि जी, तो वो एक सबसे दूसरी इसके बाद आ जाती है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट क्या होता है, ये इंसेक्ट इकोलॉजिस्ट क्या होता है? इंसेक्ट इकोलॉजिस्ट होता है कि ये ऑर्गेनिज्म को का इंटरेक्शन जो है एनवायरनमेंट के साथ डिटरमिन करता है, या एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि एक प्रीडेटर का उसके प्रे के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, एक पैरासाइट को उसके होस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। एक तो ये भी डिटरमिन करते हैं, इसके अलावा ये देखते हैं कि इसका एनवायरनमेंट कैसे से इफेक्ट कर रहा है, यानी कि ये अपनी एनर्जी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से कैसे एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे जो हैं ये किस ऑर्गेनिज्म को खाता है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको खाता है, ठीक है ना, ये आगे फूड चेन, फूड वेब, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा ये है कि ये कैसे रहता है, कहाँ पे रहता है, किस हैबिटेट में रहता है, उस हैबिटेट के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, और वो हैबिटेट इस ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो है ये ऑर्गेनिज्म कोई फायदा कर रहा है अपनी हैबिटेट के अंदर, कोई बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहा है, कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्या कैसे कर रहे हैं। तो इकोलॉजिस्ट जो हैं इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये बड़ी सारी किस्में, हर रंग के, हर किस्म के, हर एक फायदे के, हर एक नुकसान टाइप्स के भी इंसेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। आप दो ये इसलिए जो है इंसेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आ गया कि इंसेक्ट इकोलॉजी होती क्या है, यानी कि ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ये कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद आता है कि इंसेक्ट की या इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी इन पेस्ट मैनेजमेंट, हम चल के पढ़ेंगे। तो इसमें इकोलॉजी का क्या रोल है, या हम इकोलॉजी एंटोमोलॉजी वाले जो हैं, ये या एंटोमोलॉजी के अंदर हम इकोलॉजी को ही क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि अगर हमें इकोलॉजिकल कंसेप्ट का पता नहीं होगा तो इंसेक्ट के साथ जो हमारी डीलिंग्स होगी, जो इंसेक्ट के साथ हमने बिहेव करना है, वो सही नहीं होगा। वो कैसे, जैसे ये छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है, ये आप देखें कि ये कहते हैं कि जी इंसेक्ट्स ने, जब हमने शुरू में 1939 में पहला बंदा था पाल मुलर, और पहला केमिकल बना जी डीडीटी, पहला केमिकल दुनिया में बना डीडीटी। जब डीडीटी बना तो क्या हुआ, इंसेक्ट ने बेतहाशा, चाहे वो इंसान है, चाहे वो क्रॉप है, चाहे एनिमल है, उनके ऊपर केमिकल यूज करना शुरू कर दिए, जिसको हम पेस्टिसाइड का नाम देते हैं। वो पेस्टिसाइड छिड़कना शुरू कर दिया, और उसका ये मकसद तो शायद इंसान जो है इंसेक्ट को खत्म कर देंगे। ये जो नुकसानदेह इंसेक्ट है ना, जैसे मास्कीटो हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, तो ये नुकसानदेह, इनको हम कहीं खत्म कर देंगे। क्या हुआ कि ये काम चलता रहा 1939 से 1939 से लेके 1962 तक। वहां पे एक जाके अमेरिकन एक लेडी थी जिसका नाम था रेचल कार्सन। रेचल कार्सन, ये लेडी थी, इसने फर्स्ट टाइम एक बुक लिखी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग। और इसने फर्स्ट टाइम बताया कि ये जो जितने केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, इससे सिर्फ इंसेक्ट नहीं मरते, बल्कि आपके एनिमल्स को भी नुकसान होता है, आपकी अपनी सेहत को भी नुकसान होता है, और इससे बड़ी सारी बीमारियां बनती हैं, बड़े सारे आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद इंसानों के ज़हन में आया भाई ये तो नुकसानदेह चीज़ है। अब क्या हुआ कि इंसेक्ट के ऊपर, जब इसी तरीके से इंसेक्ट के ऊपर भी स्प्रे करते रहे, इंसेक्ट के ऊपर भी यूज करते रहे, अब क्या हुआ कि आस्ता आस्ता जो है इंसेक्ट के बेतहाशा इस्तेमाल से क्या हुआ कि नेचुरल एनिमीज, जो बायो कंट्रोल एजेंट थे, जो जिन्होंने नेचर के अंदर जो है एक प्रेशर था, जिनका पेस्ट के ऊपर प्रेशर था नेचुरली तौर पे, ठीक है, और वो नेचुरल एनिमी जैसे लेडी बर्ड, बीटल, क्राइसोपरला, ये जो मेंटेड, ये पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर नेचुरल कंडीशन में आप फील्ड को ओपन छोड़ दें ना, और उसमें मुदाखलत ना करें, इंटरफेरेंस ना करें, तो ये नेचर खुद कंट्रोल कर लेती है इनको। मगर जब आप बीच में इंटरफेयर करते हैं इंसान, ठीक है, अपने तरीके से, ठीक है, जैसे मानो कल्चर करके, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी लगा के, ससेप्टिबल वैरायटी लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा एरिगेशन दे के, ठीक है, हाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डाल के, तो ये जब ये सारे काम करते हैं तो इससे क्या करते हैं कि हम जो नेचुरल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, प्लस केमिकल्स ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि इंसेक्ट की नंबर बढ़ना शुरू होगी, हर साल हमारी क्रॉप के ऊपर पहले से ज़्यादा इंसेक्ट आ रहे हैं, और हम बड़ी सारी स्प्रे भी यूज़ करते हैं, बड़े सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी यूज़ करते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते। उसका फिर आस्ता आस्ता जो है साइंटिस्ट को, इकोलॉजिस्ट को ये
थोड़ा सा बिलीव होना शुरू हो गया कि नहीं, अभी हमें दोबारा नेचर की तरफ आना पड़ेगा। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इंसेक्ट का आपस में क्या इंटरेक्शन है और इंसेक्ट का एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, कि शायद हम इन इंटरेक्शन को यूज करके इंसेक्ट को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए जो है आपको वो बैलेंस, जो लाइफ का बैलेंस आपने डिस्टर्ब किया है, यानी कि वो जो सारे काम करके जो पिछली स्लाइड में अभी मेंशन हुए हैं, अगर ये आप जो उस नेचर की बैलेंस की तरफ आएंगे जिस तरीके से अल्लाह ने कायनात बनाई है और वो एक सही तरीके से चल रही है, अगर उस निज़ाम को, उस बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस से बचने का तरीका ये है कि आप इंटीग्रेटेड अप्रोचेज अपनाएं, यानी कि एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हुए उनका एनवायरनमेंट का, इंसेक्ट का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, इनका अगर आप इस्तेमाल करके इंसेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ज़्यादा सूदमंद होंगी, ज़्यादा कह लें कि आपके लिए बेहतर होंगी। उसमें से सबसे पहले इकोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन होती है यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल। ठीक है, तो इकोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्या है? कि हम इकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एक्चुअली प्लान्ड एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी चेंजेस कर लेते हैं कि वो इंसेक्ट के बिहेवियर के अंदर चेंज ला देते हैं। मसलन हमने एक रेजिस्टेंट वैरायटी लगाई, तो ये हमने क्या किया कि इंसेक्ट के एनवायरनमेंट के अंदर एक चेंज की, प्लान्ड एनवायरमेंटल चेंज की, जिसकी वजह से इंसेक्ट का सर्वाइवल मुश्किल हो गया। यानी कि ऐसी वैरायटी लगाई जो रेजिस्टेंट है, जिसको इंसेक्ट खा ही नहीं सकता या जिसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो खुद मर जाएगा। तो ये क्या है, हमने एक इकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी कि उस जो इंसेक्ट का इंटरेक्शन था एनवायरनमेंट के साथ, उसको मैनिपुलेट किया, उसको यूटिलाइज किया, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया और उसी इस्तेमाल करके हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये एक्चुअली नेचर को समझना है। अगर आप इंसेक्ट का और उसके एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को समझ जाएंगे, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, तो डेफिनेटली इंसेक्ट को कंट्रोल करना, जो बैड गाइज हैं, जो नुकसानदेह इंसेक्ट हैं, उनको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। तो इंसेक्ट को इकोलॉजिकली आप किस तरीके से, अगर जो डेंजरस इंसेक्ट हैं उनको आप इकोलॉजिकली किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले कल्चरल में तरीका है, इसके अलावा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट और एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस। तो ये एक एक चीजें हम करके डिस्कस करते हैं। उनमें से सबसे पहले कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल ये है कि हमने जो कल्चरल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है, जो एग्रोनोमिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, वीडिंग, ठीक है, हल चलाना, जो प्लोइंग है, ठीक है, डीप प्लोइंग है, क्रॉप रोटेशन है, रेजिस्टेंट वैरायटी है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है, थिनिंग है, प्रूनिंग है, ये सारे आपने पढ़े। इनका इस्तेमाल करके हमने क्या करना है कि इंसेक्ट के जो हैबिटेट है, इंसेक्ट का एनवायरनमेंट है, उसको ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए, इंसेक्ट की सर्वाइवल के लिए फेवरेबल ना हो। अगर आप ये सारे काम करते हैं, ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट के लिए उसका एनवायरनमेंट जो है लेस फेवरेबल हो जाता है, तो क्या ख्याल है, इंसेक्ट सरवाइव कर पाएगा? कभी भी इंसेक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा, बल्कि मर जाएगा अल्टीमेटली। तो यही हम कहते हैं, यही इंसेक्ट एंटोमोलॉजी वाले कहते हैं कि आप कल्चरल कंट्रोल करें, यानी कि आपके फील्ड के अंदर जो सारी प्रैक्टिसेस, रूटीन की प्रैक्टिसेस करते हैं, आप हल चलाते हैं, आप गोडी करते हैं, आप स्प्रे करना, दूसरा क्रॉप रोटेशन करते हैं, आप जो है फर्टिलाइजर का, एरीगेशन का, थिनिंग, प्रूनिंग, ये सारा इस्तेमाल करते हैं। तो इनको इस तरीके से करें कि वो इंसेक्ट उससे कंट्रोल हो, इंसेक्ट के जीना हराम हो जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग ये है कि इसके अंदर हमने क्या करना है कि ऐसी अप्रोचेस अपनानी है जिसकी वजह से हैबिटेट को हमने मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट किस तरीके से करने हैं कि इसी हैबिटेट को नुकसानदेह जो पेस्ट हैं उनके लिए तो अनफेवरेबल बनाना है, मगर इसी हैबिटेट को जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जो हमारे काम की हैं, किसान दोस्त कीड़े हैं,
उनके लिए एट द सेम टाइम उसी एनवायरनमेंट को फेवरेबल भी बनाना है, उसके लिए कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी। उसके लिए कुछ और चीजें क्या करनी पड़ेंगी, जैसे ये देखें ट्रैप क्रॉप लगाते हैं, ये देखें आपने मेन क्रॉप लगाई हुई है, साइडों पे एक और कुछ क्रॉप लगाई हुई, जैसे देखा होगा आपने गाँव वगैरह में तिल लगे होते हैं, तिलों के साइड पे अलसी लगी होती है, ठीक है, या बाज़ औक़ात जो है मेन क्रॉप के साथ कोई एक दो लाइनें किसी क्रॉप की लगी होती हैं, वो एक्चुअली ट्रैप क्रॉप होती हैं। ट्रैप क्रॉप मीन ऐसी क्रॉप होती है जो कि पेस्ट को अट्रैक्ट करती है। तो अब क्या होंगे, ये मेन क्रॉप है, 15 एकड़ पे से फॉर एग्जांपल ये मेन क्रॉप लगी हुई है, तो इससे सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके इस जो ट्रैप क्रॉप पे आ जाएंगे। अब बजाय कि सबको स्प्रे करने के ये 2 लाइनों को स्प्रे कर लें, तो आपका स्प्रे का खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है, और ये इंसेक्ट जो हैं आपके मेन क्रॉप पे नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कई सारे ऐसे पौधे भी लगाते हैं जो कि नेचुरल एनिमीज को अट्रैक्ट करें, ठीक है, कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर ये इंसेक्ट जो हैं, जो नेचुरल एनिमीज हैं, हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, वो सरवाइव करते हैं। उनके लिए हमने उनका इस्तेमाल करना है कि वो फील्ड के अंदर मौजूद हों, और वो इंसेक्ट को जब अपना शिकार ना मिले, से फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट है, उसको शिकार नहीं मिल रहा, उसको उसका प्रे नहीं मिल रहा, तो उस वक्त उसे कुछ तो खाने के लिए मिले, उसे कम से कम अगर इंसेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसे पॉलन मिल जाए, उसे नेक्टर मिल जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव, अगर जब और हार्श इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर वो कहीं छुप लुक के उन पौधों के अंदर अपनी जान भी बचा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आप करते हैं ना, कि आप देखें गाड़ी का डिज़ाइन इम्प्रूव करते हैं, उसमें कुछ में करते हैं कि जी इसके अंदर ऑयल जो है एफिशिएंट बनाना है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो या तेल कम इस्तेमाल करे, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी उस गाड़ी के अंदर जो है मॉडिफिकेशन या इंजीनियरिंग करती है। तो हमने क्या करना है, हमने पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अपने उसके इंसेक्ट के या प्लांट के हैबिटेट के अंदर हमने ऐसी चेंजेस करनी है, मैनिपुलेशन करनी है, जिनको हम इकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है अब ये सारे, ये देखो मैंने कहा कि जहाँ आप मेन क्रॉप लगा लें, उस मेन क्रॉप के साथ साथ बाहर कई तरह के ये फूलों वाले पौधे भी लगा रहे हैं, ठीक है। इन फूलों वाले पौधों से क्या होगा, अब कहेंगे जी कि हमें तो मेन क्रॉप चाहिए, हमें तो फूलों वाले पौधे नहीं चाहिए, हमने खेतों में क्या ये फूल लगा के क्या करने हैं, नहीं, बल्कि इसका फायदा ये है कि जब आप मसलन से फॉर एग्जांपल गंदम काट लेंगे, या अभी आपने कपास काट ली इस सीजन में, अब कपास के ऊपर जो नेचुरल एनिमी है वो कहाँ जाएंगे, अगर तो कोई क्रॉप सराउंडिंग में मिल जाए तो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, अगर क्रॉप ना मिली तो वो मर जाएंगे, ठीक है। आगे सर्दी आ रही है, सर्दियों में कहाँ छुपेंगे, तो डेफिनेटली इस तरीके से जो आपकी साइडों के ऊपर कई तरह फूलदार पौधे या ऐसे होस्ट जिनके ऊपर नेचुरल एनिमी सरवाइव कर सकें, उनसे नेक्टर ले सकें, पॉलन ले सकें, अगर तो वो मौजूद हैं तो डेफिनेटली वो मरेंगे नहीं, वो सर्दियाँ या हार्श इन्वायरमेंट गुजार लेंगे, ठीक है। तो नेचुरल एनिमीज की भी कुछ ज़रूरत होती है जब उसे इंसेक्ट ना मिले, मसलन देखिए ना, आपको जब गंदम ना मिले तो आप क्या करेंगे, फिर कोई और होस्ट खाएंगे, मक्खी खाएंगे, ठीक है, आप जो है कोई और चीज़ खाने की कोशिश करेंगे, गोश्त, फल, सब्जियाँ, तो अगर वो नहीं मिलेंगी तो फिर आपने मरना ही है। तो ये सेम इंसेक्ट का भी यही प्रिंसिपल है। आगे जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या है कि वो जो हम इंसेक्ट को, जो नेचुरल एनिमी को कंजर्व कर रहे हैं, उसके होस्ट प्लांट लगा के, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, वो जो इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग करके, तो हमने क्या करना है कि ये जो हमने जिनको पाल रहे हैं हम नेचुरल एनिमीज का, तो इनका राइट टाइम के ऊपर इस्तेमाल करें। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में कई पैरास्टॉइड भी आते हैं, प्रीडेटर भी आते हैं, पैथोजन भी आते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनकी पॉपुलेशन को इनकरेज करते हैं कि यार ताकि ये तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा हों। जब ये तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ये जो फील्ड के अंदर पेस्ट पाए जाने वाले उन्हें खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, और हमें ना स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और चीज़ की। तो एक तो ये, अगर हम नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा करेंगे तो ये खुद ग्रो कर देंगे। अगर वहाँ पे हम नहीं कर सकते किसी मजबूरी की वजह से, तो फिर उसके लिए जो है आपको लैब के अंदर, फील्ड के अंदर, बायो कंट्रोल लैब के अंदर जो है आपको रेयर करने पड़ेंगे। और लास्ट में जो है इसके बाद जो है चौथा तरीका ये है कि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना,
इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या मतलब है कि आपकी पहली सोच ये ना हो कि मैंने केमिकल सिर्फ इस्तेमाल करके इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेने, नहीं। आप देखें ना, घर में अगर आपके कमरे में मॉस्किटो आ गया है तो मॉस्किटो का एक ही हल नहीं है कि आपने सिर्फ वो मोर्टीन स्प्रे करें तो आपको मर जाएगा, नहीं। उसका वो मोर्टीन स्प्रे जब आप करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपकी सेहत को भी खतरात हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जहर होती है। तो जहर इंसेक्ट की तरह आपके लिए भी जहरीली है, ठीक है। तो अगर वो हाथ से मर सकता है, या एक वो जो मॉस्किटो नेट है उसकी वजह से मर सकता है, या वो फ्लाई स्वेटर है उसकी वजह से मर सकता है, या जाली लगाने की वजह से आपके कमरे में आ ही ना सके, दरवाजे के ऊपर जाली लगाई, खिड़कियों के ऊपर जाली लगाई तो आपके कमरों में आ ही ना सके, ठीक है। या आपने वो एक मॉस्किटो बिजली वाला रैकेट ले लिया उससे मार दें, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके नहीं है कि आप केमिकल ही यूज करने आपने। केमिकल यूज करेंगे वो डेंजरस है, वो इंसेक्ट के लिए भी डेंजरस है, वो इंसानों के लिए भी डेंजरस है। तो हमने क्या करना है कि इंसेक्ट को जब किल जो को कंट्रोल करने, उसमें हमने उसके हैबिटेट को, उसके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, ताकि वो जो है उसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल रहे ही ना, ठीक है, और वो सरवाइव कर ही ना पाए। दूसरा ये है कि हम साथ में और बेहतर एफिशिएंसी चाहते हैं, बायो कंट्रोल यूज कर सकते हैं एजेंट्स, यानी कि नेचुरल एनिमीज का इस्तेमाल करें। आप कल्चरल प्रैक्टिसेस करें, कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी क्या होगा कि वो इंसेक्ट हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करें, तो रेजिस्टेंट वैरायटी से भी हमने क्या करना है कि उसके एनवायरनमेंट को हमने अनफेवरेबल बनाना है इंसेक्ट के लिए कि वो ग्रो ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो है एग्रो इकोलॉजिकल एनालिसिस, एग्रो इकोलॉजिकल एनालिसिस सिंपल एक अप्रोच है कि हम फील्ड के अंदर जाते हैं, फील्ड में पौधों को ऑब्जर्व करते हैं, हम उसके नेचुरल एनिमीज को ऑब्जर्व करते हैं, हम पेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, हम एनवायरनमेंट को देखते हैं। जैसे आप देखें ना कि मई जून में आपको पता है कि लू चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा हार्श है, तो आपको सकिंग पेस्ट के बारे में, जो रस चूसने वाले कीड़े उनके बारे में परेशान होने की जरूरत ही नहीं। क्यों? आपको पता है मौसम इतना गर्म है, यहाँ पे ये सरवाइव कर ही नहीं सके, 2 दिन सरवाइव करेंगे, 3 दिन करेंगे, मर जाएंगे, ये हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं दे सकते। तो आपने क्या करना है कि सिंपल जो है आपने जाना है फील्ड के अंदर, पौधों को भी, पेस्ट की भी, नेचुरल एनिमीज की भी, एरीगेशन की भी, क्लाइमेट की, मौसम की, ये सारी सूरत हाल का जायजा लेना। जायजा लेने के बाद आप एनालिसिस करेंगे कि क्या मुझे जो है जो फील्ड की कंडीशन क्या है, पेस्ट की कंडीशन क्या है, एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है, ये सारा आप एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि आपने अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, या आपको खतरा है कि जी नेचुरल एनिमीज थोड़े हैं फील्ड में तो आपने नेचुरल एनिमीज रिलीज करने हैं फील्ड में, वो करना है, या आपने जो है कोई और काम करना है, ठीक है। या आपका पता है कि मौसम फेवरेबल है तो आपको शायद स्प्रे भी करनी पड़ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वो वहाँ पे फील्ड कंडीशन क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस। ये करने के बाद आप डिसीजन लेते हैं, तो ये भी एक अप्रोच है। इसके बाद लास्ट में कि अगर जो है आपने प्लांट के ये हेल्थ चाहते हैं कि पौधा आपका हरा भरा हो, पौधा आपका सेहतमंद रहे, तो फिर आपने इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करना, यानी कि उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन डिटरमिन करने। और उसके उनके एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, दो चीज़ें, ए बायोटेक फैक्टर और बायोटेक फैक्टर। बायोटेक फैक्टर में क्या आते हैं, वो जो हैं पेस्ट आते हैं, डिजीजेज हैं, ये वीड है, ये एक पौधे को इफेक्ट करती हैं, ये बायोटेक चीज़ें हैं। दूसरी नॉन बायोटिक या ए बायोटिक चीज़ें जिसमें सन है, रेन है, विंड है, सॉइल न्यूट्रिएंट है, ये भी पौधे को अफेक्ट करते हैं। अगर हम इनका पौधे के साथ इंटरेक्शन बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो डेफिनेटली इनका इस्तेमाल, सॉइल न्यूट्रिएंट का, विंड का, रेन का सही इस्तेमाल कर सकेंगे और पौधा हमारा ज़्यादा हेल्दी होगा, इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा, इंसेक्ट के को अगर अटैक कर भी लें तो उसको वो विद स्टैंड कर जाएगा, उसको बर्दाश्त कर जाएगा। तो ये सारे फैक्टर, मैंने कहा कि ये एक नेचुरल जो बैलेंस है जो कि कुदरत ने रखा हुआ है उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये बैलेंस किसके अंदर है, जो इंसेक्ट के दरमियान और पौधे के दरमियान। अब हम इंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं ना,
तो हमने देखना है कि जो बैलेंस अल्लाह ने क्रिएट किया है, नेचुरल बैलेंस इंसेक्ट के अगेंस्ट जो कि पौधों को खाते हैं, और जो प्लांट्स के अगेंस्ट प्लांट के दरमियान, तो इनमें क्या क्या बैलेंस है और इस बैलेंस को कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, और उस बैलेंस को हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर मीन कि उसे दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके, जब हम ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएंगे तो डेफिनेटली जो है वो इंसेक्ट पॉपुलेशन खुद बहुत कंट्रोल हो जाएगी, या इंसेक्ट के लिए जिंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए कंडीशन हो ही अनफेवरेबल जाएंगी। जो अभी हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की हैं, ये अगर सारी चीज़ें आप अपनाएं तो इंसेक्ट को सर्वाइवल रहना, इंसेक्ट का जिंदा रहना या इंसेक्ट का डेंजरस नंबर में जिंदा रहना, आप ये नहीं कि बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, नहीं, इंसेक्ट रहेंगे मगर आपकी क्रॉप को नुकसान नहीं देंगे, आपके पौधे को नुकसान नहीं देंगे। तो जब इंसेक्ट नुकसान न दें तो नेचर में फिरते रहें जितने फिरने, वो भी एक क्रिएचर है हमारी तरह, उसको भी जिंदा रहने का हक है, वो रहे जिंदा, मगर हमारे लिए नुकसानदेह उस वक्त है जब वो हमें नुकसान दे, हमारी क्रॉप को नुकसान दे, हमारे एनिमल को नुकसान दे। तो इस अगर नॉलेज को समझ जाते हैं तो फिर आप इंसेक्ट के या जो डिजीजेस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनसे बच सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था कि इकोलॉजी क्या है, आगे फिर इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है, फिर आगे इंसेक्ट इकोलॉजी का पेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल है, या इंसेक्ट इकोलॉजी को पढ़ना या इंसेक्ट इकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। ये आज का हमारा लेक्चर था, ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, इंशाल्लाह फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे। थैंक यू जी।